नमस्कार। कॉन्सेप्ट लाइव के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बर्नौली समीकरण के बारे में आपको सिखाएंगे। तो बर्नौली समीकरण की मदद से हम ये समझेंगे कि किसी भी पाइप के अंदर जो किसी तरल का प्रवाह होता है वो दाब ऊर्जा, वेग एवं ऊंचाई यानी स्थितिज ऊर्जा पर किस तरह से निर्भर करता है, वो सब हम बर्नौली से सीखेंगे। बर्नौली की समीकरण की मदद से हम ये भी सीखेंगे कि हवाई जहाज हवाई पट्टी से किस तरीके से ऊंचाई को उड़ जाता है। साथ ही आज इस बर्नौली की मदद से हम ये सीखेंगे कि किसी भी वाटर टैंक से जब पानी गिरता है तो इस निकासी द्वार से कितने रफ्तार से पानी नीचे गिरेगा और वो कितनी दूर तक यानी उसकी परास कितनी होगी। तो हम बर्नौली समीकरण में ये सब आज जानकारी देंगे। बर्नौली साहब ने जो कथन दिया था उसको हम आपको बताएंगे। उन्होंने बोला कि किसी भी धारा रेखीय प्रवाह में यानी एक विक्षोभ गति नहीं होनी चाहिए कि जो द्रव है वो घूम रहा हो, उसमें भंवर धाराएं पैदा हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका जो प्रवाह है वो धारा रेखीय होना चाहिए। तो जब भी कोई असंपीड्य, अघूर्णीय और अशांत द्रव रेखीय प्रवाह गति करेगा तो उसके प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा में क्या क्या किन किन के पद आएंगे? दाब ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का एवं गतिज ऊर्जा का। तो इन सब का मान हमेशा नियत रहता है। तो ये उनका वाक्य था। तो ये डेनियल बर्नौली साहब हैं। तो इन्होंने बहुत ही काम की समीकरण दी है जो आज 200-250 साल बाद भी अपना एक अस्तित्व रखती है। तो इस समीकरण में पहला पद दाब ऊर्जा का है, दूसरा पद गतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन का है, तीसरा पद गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन का है। इन तीनों का योग हमेशा नियत रहता है। तो मैं उनके द्वारा दिए गए कथन को फिर से बोलता हूं कि जब भी कोई असंपीड्य कह देने से जो घनत्व है, घनत्व जिसको कि हमने यहां रो से दिखाया है, तो उस रो का मान जो है वो हमेशा नियत रहेगा। अघूर्णीय मतलब वो लिक्विड डांस नहीं कर रहा होगा, घूम नहीं रहा होगा, उसके चलते हमको यहां पर घूर्णन गतिज ऊर्जा का पद भी नहीं दिखाया, हमने सिर्फ स्थानांतरित गतिज ऊर्जा का ही पद यहां पर दिखाया है। और वो अश्यान हो मतलब शहद या सरसों के तेल की तरह गाढ़ा ना हो कि उसकी ऊर्जा की क्षति घर्षण के विरुद्ध कार्य करने में चली जाए। तो जब भी कोई असंपीड्य, अघूर्णीय और अशांत द्रव रेखीय प्रवाह गति करेगा तो प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन के लिए दाब ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन का मान नियत रहेगा। तो ये आपका दाब ऊर्जा है, तो द्रव की दाब ऊर्जा, ये आपकी द्रव की गतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन। तो यहां पर ये जो सिंबल दिख रखा है रो, वो घनत्व का है, v उसका वेग है, इसको हम गतिक दाब भी बोलते हैं। द्रव स्थिति की दाब जो है वो या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा वाला पद ये है रो जी एच, जिसमें ये जो रो है वो फिर से घनत्व को बता रहा है, जी गुरुत्वीय त्वरण है ही सही, और एच जो है वो पाइप की ऊंचाई जिसमें कि वो द्रव बह रहा है उसके बारे में बता रहा है। तो ये दाब के रूप में समीकरण है। इस समीकरण को हम दो अन्य तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये वाली समीकरण जो सिखाई गई है वो दाब के पदों में है। यदि हम इसको ऊंचाई के पद में या हेड के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? एच को फ्री करेंगे। तो एच को फ्री करने के लिए इस समीकरण को घनत्व एवं जी से भाग दे देंगे। तो रो जी से भाग देते ये कट जाएगा और ये सब यहां पर आप इस तरह से याद रखें। तो हेड मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई के पदों में समीकरण लिखना है तो वो इस तरीके से होगा, बहुत आसान है। रो जी से भाग देना तो एच फ्री हो जाएगा। ऊर्जा के पदों में हमको लिखना है तो हम इस समीकरण को रो से भाग दे देंगे, तो जो जी एच आएगा उसका प्रति एकांक आयतन के लिए उसकी जो इकाई है या जो विमा है वो ऊर्जा के पदों में होगी। तो ऊर्जा के पदों में ये पी बाई रो प्लस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी एच नियत रहता है किसी भी धारा रेखीय प्रवाह के लिए। तो
तीनों रूप में हमने यहां पे समीकरण आपके लिए लिखी हुई है। अब ये ऊर्जा के तीनों पदों का योग नियत होना ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से है। तो पहली आपकी दाब ऊर्जा है, दूसरी गतिज ऊर्जा है एवं तीसरी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। क्योंकि हमने इसमें ऊर्जा का क्षय वगैरह को पहले ही द्रव को आदर्श मानते हुए हटा दिया था। यहां पर अब द्रव की धारा रेखीय अलग अलग रेखाएं दिखाई गई हैं। उसमें से किसी एक को हमने डार्क करके दिखाया है। तो सारी जो उसकी रेखाएं हैं द्रव की वो सब समान दूरी पर हैं। उस पर जब भी स्पर्श रेखा डाल दी जाएगी तो स्पर्श रेखा डाल देने पर जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा डाली जाएगी वो उस बिंदु पर द्रव के वेग की दिशा को बताएगी। तो इस जगह पर मान लीजिए स्पर्श रेखा डाली तो इस जगह पर वो आपको वेग की दिशा बता रही है द्रव के। तो ये कि क्षितिज अवस्था में रखा पाइप आपको दिखाया गया है, जहां पर ये चौड़ा है यानी इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है। यहां पर ये संकरा है यानी यहां पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है। तो इस पर अब हम ये समीकरण लगाएंगे। जब हमने इस समीकरण को लगाया यहां पर तो ये एक बिंदु 1 बोला गया है, इसको हमने बिंदु 2 बोला है। तो बिंदु 1 पर तीनों तरह की ऊर्जा का मान यानी कि दाब ऊर्जा यानी P1, गतिज ऊर्जा प्रतीकांगायतन वही ρ/2 V1 स्क्वायर। रो के पे तो 1 लगाना ही नहीं है क्योंकि आपने द्रव को असंपीड्य माना है। तो जो घनत्व यहां होगा वो होगा वही घनत्व यहां होगा। अच्छा, अब 1 वाले बिंदु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, रो और जी तो पूरे के लिए एक समान होंगे तो सिर्फ आपका इसकी ऊंचाई आएगी। ऐसे ही बिंदु 2 पर तीनों तरह की ऊर्जाओं का योग। पर यह पाइप जो है वो क्षितिज अवस्था में रखा है। क्षितिज अवस्था में रखने से यहां पे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का केंद्र एवं सक्रिय पाइप में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का केंद्र दोनों एक ही रेखा पे होने के चलते ये दोनों पद कट जाएंगे और समीकरण सिर्फ दाब एवं गति ऊर्जा प्रतीकांक आयतन में ही रह जाएगी। तो ये दोनों पद कट गए। उसके बाद समीकरण को हम स्थानांतरित कर लेंगे। दाब का पद एक तरफ एवं गतिज ऊर्जा का पद एक तरफ। अब सांतत्य समीकरण से हमको अच्छे से पता है कि जो भी द्रव्यमान प्रति सेकंड इस पाइप से यहां से गुजरेगा वो वही द्रव्यमान प्रति सेकंड यहां से गुजरेगा। और आप अच्छे से जानते हैं वृक्ष कबू ना फल भगे नदी ना संचय नीर, ना तो पेड़ खुद फल खाता है ना ही नदी खुद का पानी पीती। तो हमने ये माना है पाइप भी अपना पानी नहीं पी रहा है, कोई लीकेज नहीं हो रहा है, कोई बाष्पीकरण नहीं हो रहा है। ये सब मानते हुए जो भी द्रव्यमान प्रति सेकंड इधर से गुजरेगा उसको यहां से निकलना ही होगा। अब उस द्रव्यमान को हम किस तरह से लिख सकेंगे? घनत्व, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एवं वेग के गुणे में हम उसको दिखा देंगे। जैसे इसको आप दिखाइएगा और जो घनत्व है वो तो समान है, एक समान, तो वो घनत्व से घनत्व कट जाता है और हमको सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल एवं वेग के पदों में ये समीकरण मिल जाती है। अब ये समीकरण ये बताती है कि जहां भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल छोटा होगा, कम होगा, वहां पर वेग ज्यादा होगा। हां, तो पाइप के अगले हिस्से पर आप अंगूठा लगा देते हैं तो पानी की धार दूर तक चली जाती है। ठीक है जी। तो वेग एवं क्षेत्रफल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखिए यहां 2 है तो यहां पर ये 2 है। अब मैं इस V2 का मान इस जगह पर रख दूंगा। तो जैसे इस V2 का मान जो भी है वो मैं यहां पर रख दूंगा तो मुझे इस तरह की समीकरण प्राप्त होगी।
तो ये हमको अब समीकरण मिल गई है जिसमें A1 का मान बड़ा है क्योंकि वो चौड़ा पाइप था, A2 का मान कम है, उसके चलते ये संख्या जो है वो 1 से बड़ी होगी और 1 से बड़ी संख्या में से 1 को घटा देने पर आपको P1 माइनस P2 धनात्मक राशि प्राप्त होगी। तो P1 माइनस P2 एक धनात्मक राशि होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं किसी भी चौड़े पाइप में जैसे क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो वहां पर दाब भी अधिक होगा, किसी क्षैतिज पाइप की बात कर रहे हैं, पर वहां पर वेग का मान कम होगा। या उल्टा समझते हैं, कभी भी यदि वेग बढ़ जाएगा तो वहां पर दाब घट जाएगा, या फिर वेग कम हो जाएगा तो दाब बढ़ जाएगा। तो ये सारी बातें एक क्षैतिज पाइप के लिए बोल रहे हैं हम। इसको मैं आपको बहुत छोटे से एग्जांपल से अच्छे से भी समझा सकता हूं। देखिएगा, ये एक कागज मैंने आपके सामने मोड़ दिया है। इस कागज में अब जब मैं फूंक मारूंगा तो बच्चे के कॉमन सेंस से तो वो यही सोचता है कि ये कागज फूल जाना चाहिए, पर देखिएगा हुआ क्या। दूसरी तरफ से फिर देखिए, हम देखते हैं कि इस कागज की दोनों दीवारें जो है वो आपस में चिपक जाती हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आपने इसमें फूंक मारी तो वायु का वेग बीच में से बढ़ गया, तो वायु का वेग बढ़ जाने से वहां पर दाब में कमी आ गई। किधर? कागज के अंदर। पर बाहर वायुमंडलीय दाब था जिसके चलते उसने कागज को दबा दिया। तो ये बहुत काम का है। ये कागज का जो एक्सपेरिमेंट है बहुत साल पहले दूरदर्शन पे मैंने देखा था, 30 साल पहले या ऐसे कुछ। तो बर्नौली को सिखाने के लिए इतना था कागज का एक्सपेरिमेंट काफ़ी है। तो मैं फिर से आपके सामने दिखा दे रहा हूँ, कोई ट्रिक नहीं है, आप खुद करके देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने फूंक मारी तो वो कागज दब जाता है। यानी अब आप ध्यान रखिएगा, आगे मैं जितने भी आपको एग्जांपल सिखाऊंगा तो वेग में जब भी वृद्धि करेंगे तो दाब में कमी आ जाएगी। तो ये बर्नौली का सिद्धांत हो गया कि वेग में वृद्धि होने पर दाब में कमी आएगी। तो इसी सिद्धांत पर अभी देखिएगा, अब हवाई जहाज भी उड़ जाएगा। इसी सिद्धांत पर जो टीन के बने हुए मकान होते हैं, तेज हवा में उनकी टीन की छत उड़ जाती है। इसी सिद्धांत पर जब आप बाल कटाने जाते हैं तो वो जो बार्बर होता है, नाई होता है, वो जिस पानी के उसको इस्तेमाल करता है पानी डालने के लिए, उसमें भी यही सिद्धांत इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर ये हवाई जहाज का उड़ना सिखाया गया है आपको। तो हवाई जहाज के उड़ने के लिए ये जो आपके सामने फोटो दिखाया गया है वो एक हवाई जहाज के पंख या डैने का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो ये डैना थोड़ा सा इस तरह से ऊपर की तरफ भी उठा हुआ है, साथ ही उसकी शेप भी कुछ जैसा दिखाई गई वैसी है। तो जब हवाई जहाज को हवाई पट्टी पर दौड़ाया जाएगा तो सामने से आने वाली तेज हवा इस तरह से गुजरेगी। तो जो सामने से आने वाली तेज हवा है उसको जब इस तरह से ऊपर से उठ के इधर आना पड़ेगा, तो एक लंबा पाथ तय करने के लिए उसको अपनी वेग में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो ये वेग में वृद्धि वहां पर दाब में कमी के तुल्य होगी। तो वेग में, हवा के वेग में वृद्धि हो जाएगी और वहां पर दाब में कमी आएगी। अभी ऊपर की तरफ दाब कम हो गया जबकि नीचे की तरफ दाब बढ़ गया क्योंकि वेग कम है उसकी तुलना में। तो हवाई जहाज को ऊपर की तरफ एक उठाव मिलता है जिसको लिफ्ट बोलते हैं। यह का ही सिद्धांत किसी टीन की छत के उड़ने में भी काम में आता है कि जब भी तेज हवा चलती है तो टीन का शेप भी मकान की छतों पर जिस तरह से होता है, तो उसमें ऊपर की तरफ न्यून दबाव का क्षेत्र बन जाता है, नीचे की तरफ अधिक दबाव का क्षेत्र बन जाता है, जिसके चलते टीन की छत उड़ जाती है। ये का यही सिद्धांत अब हम बुनसन बर्नर में देखेंगे। हम अच्छे से जानते हैं किसी भी जगह पर ज्वाला या अग्नि को जलने के लिए ईंधन एवं वायु दोनों चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ईंधन को अति उच्च दबाव पर भेजा गया, तो अति उच्च वेग के साथ जब इसको ऊपर की तरफ भेजा जा रहा है तो उच्च वेग होने पर यहां पर दाब में कमी आ जाएगी। जो दाब में कमी आएगी तो उसके चलते जो बाहर वायु होगी जिसके अंदर ऑक्सीजन है वो दिखाए गए इन छिद्रों से प्रवेश कर लेगी। इससे क्या होगा, ऊपर की तरफ ईंधन एवं ऑक्सीजन का सम्मिश्रण बनेगा जो इस ज्वाला को प्रज्वलित करेगा। तो यहां पे नीले कण ईंधन के हैं जो तेज वेग से फेंके जा रहे हैं, ये हरे कण जो इसमें वायु ने प्रवेश लिया उसके हैं, और ये इस तरीके से लगातार ज्वाला को प्रज्वलित करेंगे। आप जब भी वो फॉग या परफ्यूम लगाते हैं तब भी कई सिद्धांत
यहां पर लगता है कि फॉग या किसी परफ्यूम को दबाने पर तेज वेग आपने कर दिया तरल का, तो दाब में कमी हो जाने से उसमें भी जो मिश्रण होता है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। अब हम तरल के दाब को किस तरह से मापें, उसके लिए वेंचुरीमीटर का जो इस्तेमाल किया था उसको समझेंगे। तो वेंचुरीमीटर में देखिए यहां पर एक बड़ा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये आपका सकरा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। यहां पर दाब कम दिखाया है, वहां पर दाब अधिक होता है, क्योंकि एक क्षितिज पाइप के लिए जहां पर क्षेत्रफल बड़ा वहां पर दाब ज्यादा होगा बट वेग कम होगा, जबकि यहां पर उल्टा क्षेत्रफल कम, दाब भी कम पर वेग ज्यादा होगा। इसको वेंचुरीमीटर कहते हैं। अब हम इसमें भी वो का वही सिद्धांत जो भी हमने सीखा कि वेग को बढ़ाने पे दाब कम हो जाता है उसको अप्लाई करेंगे। तो लाल कलर की सुइयां आप देख सकते हैं, इसमें देखिए कम दाब दिखा रहा है, जबकि इसमें पूरा घूम गया है तो वो उस तरफ अधिक दाब है। क्यू जो है प्रतीक है फ्लो रेट का, इसको भी आप बहुत अच्छे से समझिए। क्यू जो दिखाया है वो आयतन प्रति सेकंड जो जा रहा है, घनत्व से गुणा कर देंगे तो द्रव्यमान प्रति सेकंड हमको पता चल जाएगा। तो जब भी आयतन प्रवाह की दर पूछी जाएगी तो आपको क्षेत्रफल को वेग से गुणा करना है। इसकी इकाई मीटर क्यूब पर सेकंड में होगी, ठीक है जी। साथ ही आयतन प्रवाह की दर पूरे पाइप में समान होती है, यानी A1B1 = A2B2। इसके लिए हमने पहले ही बोला सांतत्य समीकरण क्या बोलती है, जो द्रव्यमान प्रति सेकंड यहां से गुजरेगा वो का वो यहां से गुजरेगा। तो ये भी द्रव्यमान प्रति सेकंड जैसा ही है, घनत्व से गुणा कर लेंगे तो द्रव्यमान प्रति सेकंड बन जाएगा। तो क्वेश्चन में हमेशा ध्यान से देखिए, उसने मीटर क्यूब पर सेकंड पूछा है तो वेग को क्षेत्रफल से गुणा करेंगे, और यदि आंसर उसने मीटर प्रति सेकंड में चाहा है तो हमको सिर्फ वेग निकालना होगा। अभी की बात करें तो Q जो है वो आयतन प्रति सेकंड प्रवाह की दर है। ये समीकरण हम पहले से लेके आए हुए थे क्षितिज पाइप के लिए, इसको हमने वेग के पदों में लिख लिया है। इसको आगे चलते हैं, रूट आ गया है तो बस V1 का मान वहां रख दिया तो ये हमको प्रवाह की दर मिल चुकी है। तो V1 का मान हम पिछले क्षितिज पाइप के डिस्कशन से ला चुके हैं, उसको A1 से गुणा कर लिया तो ये आपको आयतन प्रवाह की दर मिल गई। P1 - P2 ये दाब का अंतर है, और ये आपका घनत्व है जो उसमें द्रव बह रहा है उसका। A1 बड़े वाले का क्षेत्रफल, A2 छोटे वाले का क्षेत्रफल। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, यदि P1 P2 आपको वो सीधे ना दे तो कई बार मैनोमीटर लगा देता है, यानी एक ऐसी कांच की ट्यूब जिसके अंदर मरकरी भरा होता है। तो P1 - P2 का मान तब क्या हो जाता है, ρgh। तो P1 P2 यदि सीधे उसने नहीं दिया तो मैनोमीटर लगाया था वो, तो उससे आपको पता चल जाता है कि इसको हम ρgh करके भी लिख देते हैं। तो यहां पर हम ρgh करके भी लिख सकते हैं इसको। तो यहां पर द्रव की रेखाएं कन्वर्ज यानी एक जगह पर केंद्रित होती हैं और यहां पर फिर से वो विस्तृत हो जाती हैं। अब हम किसी पानी के टैंक या शरबत के टैंक से किस रफ्तार से पानी निकलेगा उस पर हम बर्नौली के समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर फिर से वही दो बिंदु दिखा दिए हैं, एक शरबत के टॉप पर है और एक शरबत जिस नल से बाहर निकल रहा है वहां पर बिंदु 2 लिया गया है। दोनों जगह पे हमने बर्नौली का समीकरण लिख दिया है। अब इसमें P1 और P2 इसलिए कट जाएंगे कि भाई ये भी वायुमंडलीय दाब के लिए खुला हुआ है, यानी यहां पे वायुमंडलीय दाब लग रहा है, साथ ही ये भी वायुमंडलीय दाब पर खुलता है, यानी यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब लग रहा है। तो दोनों जगह क्योंकि हवा के लिए दोनों पॉइंट खुले हुए हैं तो ये दोनों वायुमंडलीय दाब होने से दोनों कट गए। एक बात मैं और कहना चाह रहा हूं, नल से जो पानी निकलेगा उसका वेग बहुत ज्यादा होगा, जबकि यहां पर जो वेग हुआ V1 पे वो बहुत थोड़ा होगा। वो इसलिए थोड़ा होगा क्योंकि
यहाँ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा है, और अभी हम देख चुके हैं कि वेग एवं क्षेत्रफल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रफल छोटा है इसलिए वेग ज़्यादा होगा, यहाँ पे क्षेत्रफल बहुत बड़ा है इसलिए वेग बहुत कम होगा, फिर उस पर भी वेग का स्क्वायर है। तो बिंदु 1 पर ये जो पद दे रखे हैं वो बहुत नगण्य होंगे इसकी तुलना में, इसलिए हम इसको भी यहाँ से हटा देंगे। h1 क्या है? किसी नियत रेखा या निर्देशांक रेखा से इसकी ऊंचाई, तो h1 होगी यहां से लेके बिंदु 1 की ऊंचाई, फिर उसी रेखा से बिंदु 2 की ऊंचाई, तो h1 और ये होगी h2। h1 माइनस h2 क्या होगी? इन दोनों के बीच का ऊर्ध्व ऊंचाई का अंतर। तो अब इन सबको जो मैंने सिखाया उसको आप यहां पर देखिए। तो ये तो नगण्य थी क्योंकि वहां पर वेग बहुत कम है इसलिए वो हट गया। h1 माइनस h2 क्या होगा? इन दोनों बिंदु का ऊर्ध्व अंतर, रो से रो कट जाएगा और इस तरह से ये v2 इक्वल टू √2gh आ जाएगा, जो कि तो यहां से निकलने वाले द्रव का वेग √2gh के बराबर होगा। ठीक वैसे ही जैसे मुक्त पतन में हम किसी कण को छोड़ देते हैं तो h दूरी तय करने के बाद उसका वेग कितना होता है? √2gh। इसको टॉरिसेली प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से हम किसी टैंक से पानी किस रफ्तार से निकलेगा उसका मान भी निकाल सकते हैं। उम्मीद है बर्नौली समीकरण को हिंदी में प्रस्तुत करने का यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। हम YouTube चैनल के आभारी हैं जहां से हमने सारे उच्च कोटि के ग्राफिक्स लिए हैं, और इसमें भी द एफिशिएंट इंजीनियर्स के लिए हम आभारी हैं कि उन्होंने विश्व के सभी देशों के बच्चों के लिए इस तरह की सुविधा मुहैया कराई कि हम काफ़ी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यदि आपको ये चैनल हिंदी की भाषा के हिसाब से समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार। करो यार।